हेलो साथियों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम कवर करेंगे ज्योग्राफी की एनसीईआरटी क्लास 7 पार्ट 1, जिसमें पहला टॉपिक है पर्यावरण। पर्यावरण क्या है? किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। पर्यावरण के घटक की बात करते हैं। पर्यावरण के घटक प्राकृतिक भी है, मानव निर्मित है और एक स्वयं मानव है। प्राकृतिक में आते हैं सजीव, जो जैव मंडल में आते हैं, जल जल मंडल में आता है, वायु वायुमंडल में, और स्थल स्थल मंडल में। मानव निर्मित इमारतें, पुल, पार्क, सड़क, स्मारक और उद्योग। मानव एक व्यक्ति भी हो सकता है, परिवार भी हो सकता है, समुदाय, धर्म भी हो सकते हैं, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति होती है। अगला पारितंत्र, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर अंतर्क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा एक दूसरे से संबद्ध होते हैं। यहाँ पे एक टर्मोलॉजी दी हुई है, वस्तु विनिमय प्रणाली। यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता। एक वस्तु देगा, दूसरा उसके बदले में दूसरी वस्तु। बात करते हैं स्थलमंडल की। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। यहाँ पर पर्यावरण के घटक का एक चित्र है। इसमें प्राकृतिक, जो ऊपर पढ़ा है, मानव और मानव निर्मित। बस इतना ही इस टॉपिक में। यदि आपको आंसर राइटिंग ज्योग्राफी की स्टार्ट करनी है तो यहीं से कर सकते हो। पारितंत्र क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन से हैं, मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए, स्थलमंडल क्या है, जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या हैं और जैव मंडल क्या है। अब देख लेते हैं इसमें बहुविकल्प क्वेश्चन। पूछ ये बोल रहा है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? तो मरुस्थल प्राकृतिक है, वन प्राकृतिक, लेकिन ताल मानव द्वारा निर्मित हो सकता है। लेकिन इसका आंसर दूसरा सही है। दूसरा है, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? तो धर्म मानवीय पर्यावरण का घटक है, समुदाय ये भी घटक है, और ये पूछ रहा नहीं है तो एक स्थल मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं, ये प्राकृतिक पर्यावरण का घटक है। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण? पहाड़ प्राकृतिक है, समुद्र, ये सड़क मानव निर्मित है, और समुद्र मानव निर्मित पर्यावरण है, ये पूछ रहा है तो ये एक इसमें समुद्र सही होगा। निम्न में से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? पादप वृद्धि पर्यावरण के लिए कभी खतरा नहीं हो सकता। फसल वृद्धि नहीं हो सकता, लेकिन जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण के लिए खतरा हो सकता है। ये एक है, जोड़ों को मिलाना है, जैव मंडल, वायुमंडल, जलमंडल और पर्यावरण। तो चलो ये दूसरी तरफ दिए हुए, पृथ्वी को घेरने वाली वायु की परत वायुमंडल आएगा, जलीय क्षेत्र जलमंडल में आएगा, पर्यावरण हमारे आसपास का क्षेत्र, और जैव मंडल जीवों एवं उनके परिवेश के बीच संबंध। दूसरा टॉपिक है हमारी पृथ्वी के अंदर। तो डेफिनेशन, एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्रीय परतों से बनी है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्टी या पपर्टी कहते हैं। यह महाद्वीपों पर 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह से केवल 5 किलोमीटर मोटी है। यह सिद्धांत दिया है ये सुएस महोदय ने। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ये बोल रहे हैं कि पृथ्वी की जो संरचना है वो 3 पार्टों में है। ऊपर का भाग भूपर्टी है, जिसकी
मोटाई 35 किलोमीटर और समुद्र में 5 किलोमीटर। मेंटल जो 2900 किलोमीटर तक है, इसमें सीमा आती है, इसे सीमा बोलते हैं, इसे सियाल बोलते हैं। और तीसरा निफे है, जो क्रोड एरिया है, पृथ्वी का आंतरिक हिस्सा, ये 3500 किलोमीटर की लंबाई में है, मोटाई में है। भूपट्टी किस किस से बनी है, सियाल किससे बना है, तो देख लेते हैं। सियाल, भूपट्टी सियाल से बनी होती है, इसमें सिलिका एवं एल्यूमिनियम पाए जाते हैं। मेंटल दूसरा, इसे सीमा कहते हैं। मेंटल या महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः सीमा से बनी होती है, इसमें सिलिका एवं मैग्नीशियम पाए जाते हैं। और सबसे आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं, यह मुख्यतः निकेल एवं लोहे की बनी है। इस परत का तापमान और दाब काफ़ी उच्च होता है। एक दूसरा और सिद्धांत है, वह होम्स का सिद्धांत। उसको भी साथ में बता देते हैं। होम्स के सिद्धांत में पृथ्वी को दो भागों में बांटा है। भूप्रपर्टी और इसको अधः स्तर। अधः स्तर में इन्होंने कहा कि भूप्रपर्टी के नीचे मेंटल वाला पार्ट लिक्विड फॉर्म में है और निफे ये बाकी नीचे ठोस अवस्था में। किस लिए, कि घनत्व अधिक होने के कारण। ठीक है, अब बात करते हैं कि लिक्विड फॉर्म में क्यों है। तो नीचे को जाते हुए पृथ्वी में प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री टेम्परेचर, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। दूसरा, इसमें कुछ क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी की परतों के बीच अंतर कैसे करते हैं। उस अंतर को समझाने के लिए हम पृथ्वी बना लेते हैं। इनमें कुछ परत पाई जाती है, उन परतों का नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे भूपट्टी, और मेंटल को गुटेनबर्ग असंबद्धता और मेंटल और निफे के बीच में आती है मोहसेविक असंबद्धता। भूपट्टी को भी दो पार्टों में, ऊपरी भूपटल और निचले भूपटल, यहाँ पर आती है कोनार्ड। और निफे में आंतरिक वो मेंटल, इसको हम मेंटल, ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच आती है रेप्टी। और आंतरिक परत को दो भागों में जब हम बांटते हैं तो इनके बीच में आती है लेहमैन असंबद्धता। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें शैल खनिज पूछ रहा है, शैल एवं खनिज। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैलों के प्रकार की बात करें तो इग्नियस रॉक यानी आग्नेय शैल। ये कैसे बनती है, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहा जाता है। ये दो प्रकार की होती है, अंतर्वेदी या आंतरिक और बहिर्वेदी, जो पृथ्वी के धरातल पर ऊपर दिखाई देती है। पृथ्वी के अंदर जब लावा जमता है, इनका आकार बड़ा होता है, जैसे ग्रेनाइट। जब लावा पृथ्वी की सतह पर आकर जमता है, इनकी संरचना महीन होती है, जैसे बेसाल्ट। हमारा दक्कन का पठार भी इसी तरीके से बना। यहाँ पर कुछ चट्टानों के नाम दिए गए हैं, कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बेसाल्ट, प्योमी,
रायोलाइट, ग्रेनाइट, गैब्रो, पेरिडोटाइट, पैगमेटाइट, डायोराइट, ये सब आग्नेय शैल है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी आग्नेय शैल है या नहीं। अब आते हैं हम सेडिमेंट्री अवसादी। जब शैल चटक कर एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर विस्थापित होकर एक स्थान पर जम जाती है, इसमें जीवाश्म मिलते हैं। दूसरे, इसमें जितने भी पेट्रोलियम गैस, ये सारी चीज़ें अवसादी शैलों में ही मिलते हैं। उसका उदाहरण है बलुआ पत्थर। यहाँ पे सेडिमेंट्री रोक दी हुई है। आप इनको डोलोमाइट, चार्ट, सैंडस्टोन, रॉक सॉल्ट, इस तरीके से आप इनको देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं कायांतरित शैल, जिसको मेटामॉर्फिक शैल भी कहते हैं। आग्नेय और अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जा सकती हैं। जैसे चिकनी मिट्टी सिलेट में परिवर्तित हो जाती है और चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि समय, ताप और दाब, ये तीन परिस्थितियाँ लंबे समय तक उच्च ताप और दाब में रहने के कारण ये बनती है। जैसे इसमें मार्बल, अब ये सब देख लीजिए। अब बात करते हैं शैल चक्र। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। इसमें सबसे पहले द्रवित मैग्मा से आग्नेय चट्टानें बनती हैं। आग्नेय चट्टानों के लंबे समय बाद टूट फूट से अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। और आग्नेय और अवसादी, इन दोनों में से ताप और दाब के कारण कायांतरित चट्टानें बनती हैं। और इसमें लंबे समय के बाद जब कायांतरित चट्टानें लंबे समय के बाद पुनः पिघलकर आग्नेय चट्टानें बनती हैं। जैसे मेग्मा है, यहाँ पे इसका चित्र है। ये कायांतरित शैल है, ये आग्नेय शैल। इन दोनों से लंबे समय में मैग्मा बनेगा। अवसादी से भी मैग्मा बन रहा है, और ये अवसाद तलछट में जब जमाव होता है तो अवसादी चट्टानें बन जाती हैं। इस तरीके से इनका एक क्रम चलता रहता है। अब पृथ्वी की तीन परतें क्या हैं? सियाल सीमा पे शैल क्या है? तीन प्रकार के शैलों के नाम बताइए। बहिर्वेदी और अंतर्वेदी शैलों का निर्माण कैसे होता है? शैल चक्र से आप क्या समझते हैं? आप इन क्वेश्चनों को ट्राई कर सकते हैं लिख कर। अब बात करते हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन। ये द्रवित मैग्मा से बने शैल आग्नेय शैल होते हैं, अवसादी नहीं हो सकती, ना कायांतरित हो। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या बोलते हैं? तो ऊपर लिखा था क्रोड बोलते हैं। सोना, पेट्रोलियम और कोयला किस में मिलते हैं? ये शैलों में मिलते हैं। तो शैल जिसमें जीवाश्म मिलते हैं वो अवसादी शैल है। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? तो वो भूपर्टी है। यहाँ पे भी दिया हुआ क्रोड, बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। क्रोड खनिज शैल, चिकनी मिट्टी और सियाल। और इधर है पृथ्वी की सतह, यानी दूसरा सड़क और इमारतें बनाने के लिए प्रयोग किसका होता है? तीसरा सिलिका और एल्युमिनियम, ये चय का 3 हो जाएगा। चिकनी मिट्टी किस में बदलता है? और शैल, क्रोड पृथ्वी की आंतरिक सतह है। सबसे बाहरी परत भूपर्टी होती है। स्लेट में क्या बदलता है? चिकनी मिट्टी बदलती है। सेल के परिवर्तित होने की प्रक्रिया स्लेट में बदलता है। चलो बाकी आप देख लेना क्या है। अगला टॉपिक है हमारी बदलती पृथ्वी, स्थलीय प्लेट या स्थलमंडलीय प्लेट। डेफिनेशन: भूपर्टी में अनेक बड़ी और कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी है। पृथ्वी के अंदर मैग्मा की गति के कारण ये प्लेट प्रत्येक वर्ष कुछ सेंटीमीटर घूमती रहती है। इनसे पृथ्वी पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गतियों की बात कर लेते हैं कि अंतर्जनित बल, मैग्मा ताप दाब से उत्पन्न, ये इससे आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल। आकस्मिक बल को हो सकते हैं ज्वालामुखी और भूकंप और भूस्खलन, ये अचानक से उत्पन्न होते हैं।
और पटल विरूपण पर एक लंबी प्रक्रिया होती है जिससे पर्वत बनते हैं। बाह्य अपरदन और निक्षेपण किससे होगा? नदियों, पवन, समुद्री तरंग और हिमनद। अब देखते हैं ज्वालामुखी। भूप्रपाटी पर खुला ऐसा छिद्र है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। आप यहाँ पर होमवर्क कर सकते हैं ज्वालामुखी के प्रकार, दूसरा प्रमुख ज्वालामुखी के स्थान और उनके नाम यानी देश का नाम आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन हर क्वेश्चन पेपर में पूछता है। स्थलमंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूकंप की उत्पत्ति। भूकंपीय तरंगों के बारे में बोल रहे हैं। पी तरंगें अनुदैर्ध्य प्रकार की होती हैं। इनमें गति कण कंपन करते हुए एक दूसरे के समानांतर चलते हैं। अनुप्रस्थ तरंग अनुप्रस्थ तरंगों में कंपन ऊपर नीचे होता है और इन दोनों के धरातल पर आने के बाद में एल तरंगें उत्पन्न होती हैं। यही सबसे हानिकारक होती है। मुख्य स्थलाकृति देख लेते हैं। ये बोला अपक्षय यानी चट्टानों का टूटना फूटना, और अपर्दन यानी एक जगह से दूसरी जगह, और निक्षेपण की। अपक्षय एवं अपर्दन तथा निक्षेपण की विभिन्न क्रियाओं द्वारा पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। नदी के देख लेते हैं। नदी के अपर्दन और निक्षेपण से जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से घाटी में गिरती है तो जलप्रपात का निर्माण होता है। मैदानी भागों में मोड़दार मार्ग पर बहने से विसर्ग का निर्माण, इससे झीलों का विकास होता है। जैसे नदी घुमावदार तरीके से बह रही है और बरसात के मौसम में इस तरीके से बहने लगे तो ये एक झील का निर्माण होता है। समुद्र में गिरने के पहले निक्षेपण से नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। समुद्री तरंग की बात करें, इसके कार्य तरंग के अपर्दन और निक्षेपण से तटीय स्थलाकृतियाँ बनती हैं। समुद्री तरंगें किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। अपर्दन से समुद्री गुफा का निर्माण होता है। जब ये गुफाएं बड़े हो जाती हैं तो इनको तटीय मेहराब कहते हैं, और इनमें जब अपर्दन होता है तो ये दीवार की भांति आकृति बनाती है जिसको स्टैक कहते हैं। हिमनद के कार्य, हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। इनमें जल भर जाने पर सुंदर झीलों का निर्माण होता है। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे मोटे सैल, रेत, तलछट, मिट्टी निक्षेपित करते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड का निर्माण करते हैं। पवन के कार्य, अपर्दन से निर्मित छत्रक, सैल, यार्डंग, जीवगेन, निक्षेपण से मैदान का निर्माण होता है। जैसे चीन और मंगोलिया के लोयस का मैदान, बरखान, बालू का टीला, बालू का डिब्बा। ये प्लेटें क्यों बनती हैं, क्यों घूमती हैं, बाह्यजनिक अंतर्जनिक बल क्या है, अपर्दन क्या है, बाढ़ के मैदान निर्माण कैसे होता है, बालू डिब्बा क्या है। इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं? सैल, किनारा, समुद्री गुफा, तो सैल नहीं है। हिमनद का निक्षेपण विशेषता है हिमोड की। पृथ्वी के आकाश में गतियों के कारण कौन सी घटना घटित होती है? तो ज्वालामुखी, पवन, ज्वलन और बाढ़ग्रस्त मैदान। इनमें से आकस्मिक गति ज्वालामुखी होगा। छत्रक शैली किससे बनती है? तो रेगिस्तान में बनती है, पवनों द्वारा निर्मित है। चाप चाप झील, जो अभी पीछे समझाया कि चाप चाप झील नदी घाटी में बनती है। ये पूछ रहा है निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाए। हिमनद, एक तरफ दिया है हिमनद, विसर्ग, पुलिन, बालू टिब्बा, जलप्रपात, भूकंप, और दूसरी तरफ दिए देखो तो ये बालू टिब्बा सीधा रेगिस्तान में बनता है।
कठोर संस्तर शैल, समुद्री भृगु, पृथ्वी का कंपन, भूकंप से रिलेटेड है। नदियों से विसर्प बनते हैं, बर्फ की नदी हिमनद में होती है। छत्रक शैल और समुद्री तट पुलीन होगा। और बचा इसमें जलप्रपात के लिए इसने कोई ऑप्शन ऐसा नहीं दिया। कठोर संस्तर शैलों में से ही ऊपर से नीचे गिरते हैं जलप्रपात। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।